नमस्कार। आज तारीख 19 नवंबर, दिन बुधवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा दे दिया और कल गुरुवार सुबह 11:30 बजे पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई विशेष मेहमान भी शामिल होंगे। बताते चलें कि इससे पहले विधानसभा के सेंट्रल हॉल में नीतीश को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया, जबकि सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उपनेता बनाया गया, यानी दोनों डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभालेंगे। जेडीयू की बैठक में भी नीतीश को नेता चुना गया, जिससे नई सरकार का रास्ता साफ हो गया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई आखिरकार भारत पहुंच गया। अमेरिका ने उसे डिपोर्ट किया और बुधवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। पटियाला हाउस कोर्ट ने अनमोल को 14 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया। अनमोल बिश्नोई सलमान खान के घर गोलीबारी, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में मुख्य आरोपी है। एनआईए ने उसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान योजना की 21वीं किश्त जारी कर 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए। उन्होंने बताया कि योजना शुरू होने से अब तक 4 लाख करोड़ और सभी योजनाओं को मिलाकर किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इसके कारण कृषि निर्यात दोगुना हुआ है और तमिलनाडु में 35,000 हेक्टेयर पर बिना केमिकल की खेती हो रही है। दिल्ली की सेशन कोर्ट ने आज अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी जवाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया। ईडी ने उन्हें मंगलवार शाम पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था। आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने छात्रों और अभिभावकों को ठगने के लिए एनएएसी रेटिंग और यूजीसी की धारा 12B मान्यता का झूठा दावा किया, जबकि यूजीसी ने स्पष्ट किया कि उसे सिर्फ धारा 2F की बेसिक मान्यता है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की 2 एफआईआर के आधार पर शुरू हुई ईडी जांच में ये भी पता चला कि अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट ने आपराधिक तरीकों से फंड जुटाए और गलत विज्ञापनों से लोगों को गुमराह किया। यूनिवर्सिटी का संचालन करने वाले ट्रस्ट के प्रमुख सिद्दीकी को अब ईडी की पूछताछ में है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने अपनी 2024 की रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों और ईसाइयों पर हमले बढ़ रहे हैं। धर्मांतरण विरोधी और गौ हत्या कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद धार्मिक तनाव बढ़ा है। आयोग ने खालिस्तानी अलगाववादियों के खिलाफ कथित साजिशों को लेकर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की है। जवाब में भारत सरकार ने इसे पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि यूएससीआईआरएफ खुद एक पक्षपाती और चिंताजनक संस्था है, जिसकी रिपोर्टें तथ्यों से ज्यादा एजेंडा पर आधारित होती हैं। दुबई एयर शो के दौरान रूस की रोस्टेक कंपनी के सीईओ सरगेई चेमेजोव ने घोषणा की कि रूस भारत को Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की आपूर्ति करने और उनकी पूरी तकनीक, जिसमें इंजन, रडार, स्टेल्थ फीचर समेत बिना किसी प्रतिबंध के ट्रांसफर करने को तैयार है। ये प्रस्ताव विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया मास्को यात्रा और पुतिन के अगले महीने भारत के दौरे के बाद आया है, जो दशकों पुरानी रक्षा साझेदारी को मजबूत करेगा, जिसमें रूस ने प्रतिबंधों के बावजूद भारत को हथियार मुहैया कराए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पटवारी से राजस्व निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोपों पर आज सुबह से एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बड़ा एक्शन लिया। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, अंबिकापुर समेत 10 से ज्यादा जिलों में एक साथ 20 से अधिक ठिकानों पर रेड की गई। आरोपी पटवारियों, आरआई अधिकारियों के घरों, दफ्तरों से नकदी, प्रॉपर्टी पेपर और फर्जी दस्तावेज बरामद किए जा रहे हैं। कई आरोपी अधिकारियों में हड़कंप है और कुछ फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस विषय पर जांच जारी है। और अंत में खबर जरा हटके में बात शेयर बायबैक से जुड़ी। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस अपने इतिहास का सबसे बड़ा शेयर बायबैक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। कंपनी बोर्ड ने 1800 करोड़ रुपए के मेगा बायबैक को मंजूरी दे दी है, जिसमें वह अपने निवेशकों से कुल 10 करोड़ शेयर 1800 रुपए प्रति शेयर के फिक्स्ड प्राइस पर वापस खरीदेगी। बायबैक 20 नवंबर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 26 नवंबर को बंद हो जाएगा, यानी इस तारीख तक जिन निवेशकों के पास इन्फोसिस के शेयर होंगे वही इसमें हिस्सा ले सकेंगे। अब समझिए कि बायबैक क्या होता है। इन्फोसिस के पास अभी जरूरत से ज्यादा कैश बचा है। कंपनी ने सोचा कि यह पैसा बैंक में पड़ा रहने से बेहतर है कि शेयर धारकों को वापस लौटाया जाए, इसलिए वह अपने ही शेयर बाजार से 1800 रुपए प्रति शेयर के भाव पर खरीद रही है। बायबैक से शेयरों की संख्या कम होगी, हर शेयर की कमाई बढ़ेगी
कीमत ऊपर जा सकती है। बायबैक से कंपनी ये दिखाती है कि उसे अपने भविष्य पर भरोसा है और उसे लगता है कि उसके शेयर अंडर वैल्यूड हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।